नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस में। हम लोग अभी जो पिछले क्लास में हम लोग का चल रहा था लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र, तो उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। उसमें से कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने पिछले क्लास में, पिछले सेशन में हम बता दिए हैं। और आज हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी पे, अर्थात उदारवादी लोकतंत्र के भेद। हम पिछले क्लास में ये बताया है कि उदारवाद का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो हम फिर दोबारा उसको कह देना चाहते हैं, बता देना चाहेंगे कि उदारवाद का मतलब होता है कि राज्य या सरकार व्यक्ति के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी कानून ऐसा बनाए, शासन ऐसा करे कि एक सीमित रूप में शासन करे, बहुत ज़्यादा शासन ना करे, उसे हम लिबरल बोलेंगे। और लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे जनता के इच्छाओं के द्वारा शासन चले, जनता की इच्छाओं के द्वारा जो शासक होते हैं वो चुन करके जाए, और जो शासक होंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी हों अंतिम रूप से, अंतिम शक्ति जनता में निहित हो और जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन करें। तो इसे हम लोकतंत्र बोलेंगे। तो जहाँ पे शासक या सरकार जनता के ऊपर कम से कम हस्तक्षेप करके बहुत अच्छे तरीके से उनके हिसाब से चल करके शासन करती है, तो उसे हम लिबरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि लगभग उस तरह से अगर देखा जाए नॉर्मली तो दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये क्या चीज़ें हैं? तो बता दें कि जहाँ पे शासक और जनता, शासक और व्यक्ति के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। यानी कि शासक और जनता के मध्य कोई ऐसा मंडल, ऐसा ग्रुप, ऐसा संगठन न हो जो बिचौलिया का काम करे, यानी कि बीच वाला काम करे। यानी कि शासक और जनता से डायरेक्ट संप्रेषण हो, डायरेक्ट संपर्क हो, अपनी समस्याओं को डायरेक्ट शासक से बोल सके, तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जैसे मान लें कि बहुत पहले अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो पहले गणराज्य हुआ करता था, तो उन गणराज्यों में लगभग 16 महाजनपद थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था, और 10 ऐसे गणराज्य थे जहाँ पे लोकतंत्री शासन व्यवस्था थी। उन 10 में से कुछ ऐसे संघ थे, संघ का मतलब है कि इस तरीके से छोटे से राज्य थे कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है, इनडायरेक्ट नहीं पाया जाता। यानी कि राजा, यानी कि वहाँ के जो शासक थे और शासक से जनता का डायरेक्ट संपर्क होता था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड एक देश है। इसका उदाहरण में देखेंगे कि वर्तमान में लैंड, इसको स्विस कंट्री बोलते हैं। स्विस भी अगर बोलेंगे तो भी स्विट्जरलैंड कहा जाएगा, और स्विट्जरलैंड बोलेंगे तो भी स्विट्जरलैंड कहा जाएगा। तो इस राज्य में लगभग कुछ ऐसे कैंटन है, जैसे इसमें, जैसे हमारे यहाँ भारत में अगर देखा जाए तो जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे राज्य बोले जाते हैं स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे जितने भी राज्य हैं इसको स्टेट मतलब हमारे यहाँ राज्य बोला जाता है। लेकिन वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, मतलब स्विट्जरलैंड में जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको कैंटन बोला जाता है। तो उसमें से लगभग 26 कैंटन होते हैं वहाँ पे। तो 26 कैंटन में हर जगह डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं पाया जाता है। कुछ ही ऐसे वहाँ पे कैंटन है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। तो उन कैंटन, जैसे कि मान लें कि वहाँ पे कैंटन की व्यवस्था है,
5 कैंटन हैं, 5 ऐसे कैंटन हैं जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। जैसा है कि एक है आउटर देखिए, ये 5 ऐसे कैंटन हैं जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो शासक है और जो जनता है, इन जनता के मध्य जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। कोई बीच वाला काम या बीच का कोई प्रतिनिधिमंडल ऐसा ना हो कि जनता शासक के पास अगर कोई बात अपनी पहुंचवानी चाहती है, कोई बात अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चाहती है, तो बीच के माध्यम से किसी दूसरे से बोले उस शासक तक पहुँचाए। या फिर अगर हमको शासक को चुनना है, वहाँ की जनता को अगर शासक को चुनना है तो वो किसी अन्य प्रतिनिधिमंडल को चुनेगी और वो जा कर के शासक को चुनेंगे, ऐसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अगर जनता का निर्वाचन किया जाता है तो भी डायरेक्ट। और कुछ और चीज़, जैसे वहाँ पे एक आरंभक होता है, जनमत संग्रह होता है, तो ऐसे चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। मतलब कि अगर वहाँ पे स्विट्जरलैंड में इन कैंटनों में अगर किसी कानून का निर्माण किया जाता है, ऐसे समझें, किसी भी रूल का निर्माण किया जाता है, यानी कि रूल मेकिंग ऑफ रूल किया जाता है, मतलब कानून का निर्माण किया जाता है, वो करती है संसद। वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो करती है। तो करने के बाद से, जैसे हमारे यहाँ का प्रोसेस पहले ही बता दें कि हमारे यहाँ जो संसद है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में मिल करके जिस भी कानून का निर्माण करेंगे विधेयक ले आकर के, तो ऐसे विधेयकों पे अनुमति जब तक राष्ट्रपति के नहीं मिल जाता है और न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता, तब तक वो कानून प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर विधानमंडल के द्वारा, संसदीय शक्तियों के द्वारा अगर किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है, तो उसे अंतिम रूप से पुष्टि करने के लिए, अनुमोदित करने के लिए जनता के समक्ष पेश किया जाता है। जनता उसका पर्यवेक्षण, अवलोकन या फिर जो भी कुछ करेगी, जनता अंतिम रूप से ये अनुमोदित कर देगी कि हाँ, ये कानून प्रभावी होना चाहिए, तो वह प्रभावी होगा। यानी कि कानून निर्माण करने में भी जनता की ज़्यादा पावर है। संविधान में संशोधन करना हो तो संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो भी संशोधन तो पार्लियामेंट करेगी। यानी कि शासक के तौर पे, शासन के तौर पे, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा शासन के तौर पे संसदीय या फिर संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन किया जाता है, तो संशोधन को अंतिम रूप से पुष्टि करने के लिए, अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए जनता के पास पावर है। जनता ये निर्णय करेगी कि संविधान में संशोधन होगा, संशोधन करेंगे, वो निर्णय करेगी, ये मतलब अनुमोदित करेगी ये। तो ये चीज़ होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि अगर शासन में और जनता में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि ये डायरेक्ट इनसे संपर्क रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, मतलब बीच के बिचौलिया। जैसे मान लें कि यहाँ पे शासन है या फिर सरकार है, शासक है, तो और जो व्यक्ति हैं या फिर ऐसे कहेंगे जनता है, इनका डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है, इनका डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर शासक को चुनना है, इनको अगर हमको चुनना है, निर्वाचन करना है या चयन करना है, तो जनता डायरेक्ट चयन न करके किसी ऐसे प्रतिनिधि मंडल का चयन करेगी। यानी कि एक प्रतिनिधि मंडल, ये प्रतिनिधिमंडल का चयन करेगी। अब ये प्रतिनिधिमंडल इनका चयन करेंगे, डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है। जैसे, और देखिए इस तरीके से जो वकालत सबसे पहले J.S.
मिलने स्टार्ट किया था प्रतिनिधित्वात्मक शासन। प्रतिनिधित्वात्मक शासन का मतलब ये होता है कि जनता का अपना एक प्रतिनिधि मंडल होना चाहिए जो जनता डायरेक्ट उसको चुन करके बनाए और वो प्रतिनिधिमंडल शासक से डायरेक्ट संपर्क करेगा। ये प्रतिनिधित्व मंडल वाली व्यवस्था होती थी। तो ये चीज़ें पाई जाती। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसका जो चुनाव होता है ये जनता नहीं करती है। जनता माना जाता है कि अंतिम रूप से जनता, लेकिन जनता व्यवस्थापिका को चुनती है। अर्थात संसद विधायक को चुनती है, ऐसे बोलने के सांसद विधायकों को चुनती है। अब ये सांसद विधायक यानी कि व्यवस्थापिका का मतलब ये सांसद विधायक। जनता डायरेक्ट किसको चुनती है? व्यवस्थापिका के सदस्यों को। अब व्यवस्थापिका किसका चुनाव करेगी? राष्ट्रपति का। तो ऐसा चुनाव जो डायरेक्ट जनता न करे, समझ में आ रहा ना? तो ये चीज़ें होती है। अर्थात अगर यहाँ पे अगर शासन की बात किया जाए, इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनेगा। तो जैसे मान लो कहीं पे प्रधानमंत्री भी है, लेकिन जनता तो पहले सांसद को चुनी ना, और सांसद के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और इनके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा शासन किया जाएगा। तो शासन में, ऐसे शासन में जनता डायरेक्ट अपने शासक से संपर्क से नहीं रह पाती है। उसको तभी संपर्क करना पड़ता है जब अपने प्रतिनिधित्व मंडल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को केंद्र तक पहुँचा पाएगी। जैसे हर एक सांसद के क्षेत्रों की जनता अपने सांसद से अपनी समस्या का, अपनी इच्छाओं को जाहिर करेंगे या फिर व्यक्त करेंगे, और वह सांसद विधायक लिया करके केंद्र में, दिल्ली में लिया करके अपना संपर्क उस सरकार से बताएंगे या फिर प्रश्न करेंगे या फिर अपनी इच्छाओं को वहाँ पे जाहिर करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी लोकतंत्र के लक्षण, या फिर कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र की विशेषताएं। ये हमारा क्या चीज़ है? विशेषताएं। आखिर ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? कुछ तो इसके अंदर लक्षण या विशेषताएं होंगी। अब तक हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट समझा है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, उसी में से कुछ टॉपिक एक विशेषता के तौर पे निकल करके आती है। उसी को हम अलग अलग टॉपिक पे देखें। लोक प्रभुता में विश्वास। जैसे जहाँ पे लोकतंत्री व्यवस्था होता है वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है। किसी देश में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च संविधान होता है, कहीं सर्वोच्च संसद होती है, तो कहीं सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जहाँ अगर डेमोक्रेसी अगर वहाँ है तो डेमोक्रेसी में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। तो लोक प्रभुता का मतलब ये हुआ, इसमें ये लोकप्रिय और नियत चुनाव होती है, नियंत्रण होता है। इसमें लोक नियंत्रण होता है, लोक प्रभाव उत्तरदायित्व होता है। इसका मतलब ये होगा कि लोक प्रभुत्व में विश्वास का मतलब होता है कि लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव होने चाहिए। अगर जहाँ पे डेमोक्रेसी व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता के पास से अंतिम रूप से शक्तियाँ होती है, जनता के पास पावर होता है। तो उन जनता के पावर में से क्या है कि जो प्रभुता का मतलब होता है कि अंतिम शक्ति,
सॉवरेंटी। तो ये सॉवरेंटी किसके पास है? लोगों के पास। और लोगों में ये विश्वास होना चाहिए, लोक प्रभुता में विश्वास होना चाहिए। मतलब अब क्या क्या हो चाहिए होती है कि लोकप्रिय, यानी कि लोगों का प्रिय वो शासन होना चाहिए। और पर नियतकालीन चुनाव, नियत यानी कि समय समय पे चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चुनाव हो गया फिर शाम, पता नहीं कब चुनाव होगा, या फिर राजा घोषित करेंगे तो चुनाव होगा। तो शासक के तौर पे नहीं चुनाव होता है, वो फिक्स होता है कि वहाँ पे एक नियत, नियत का मतलब हर समय एक नियत व्यवस्था बन जाती है कि 4 साल बाद चुनाव होगा हमेशा, कि 5 साल बाद चुनाव होगा, कितने साल बाद चुनाव। तो उसे हर देश में नॉर्मली 5 साल के बाद ही चुनाव होती है। अमेरिका का जो संविधान होता है, तो अमेरिका में ही राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 4 साल बाद होता है। बाकी सभी चीज़ चुनाव नॉर्मली 5 साल के बाद होते हैं। और जो हाउस ऑफ जो भारत में जो राज्यसभा है उसका चुनाव 5 साल के बाद नहीं होता, वो हर 2 साल के बाद होता है। तो उसके अंदर क्या है कि लोकप्रिय, यानी कि मतलब नियतकालीन चुनाव होना चाहिए। लोक नियंत्रण, अब लोगों का नियंत्रण कैसे हो? लोक नियंत्रण यानी कि शासक पे लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। कैसे? जैसे शासक कोई भी, भारत में ही चाहे किसी भी देश में शासन जो होते हैं, उत्तरदायित्व यानी कि अंतिम से जो उत्तरदायित्व की भावना होती है, जवाबदेही की भावना होती है, वो जनता के समक्ष होती है, जनता के लिए होती है। यानी कि संसद में उन लोगों का सत्र चलता है, जो शासक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, संसद में बैठ करके उनको जवाब देना पड़ता है। और संसद के सदस्य हमारे द्वारा चुन करके जाते हैं। तो जहाँ पे हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधिमंडल ही कंट्रोल करे शासन को, तो इसका मतलब है कि उस प्रतिनिधिमंडल को हम कंट्रोल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमसे संबंधित है। तो इसलिए लोगों का नियंत्रण होता है। क्लियर? यानी कि संसद कभी भी सरकार के समक्ष अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, जवाब मांग सकती है, कुछ भी कर सकती है संसद। और संसद के सदस्य हमारे द्वारा चुन कर जाते हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारी शक्तियां सरकार तक पहुंच रही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सरकार पे नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है? उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि सरकार का किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत में भी कहा जाता है कि जो मंत्री, क्योंकि भारत में मंत्रिमंडल ही सरकार होती है, और ये मंत्रिमंडल ही सरकार होती है, तो इनको संसद अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। लेकिन इस संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के सभी सदस्य किसके द्वारा चुन करके जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, वो भी डायरेक्ट के द्वारा डायरेक्ट चुनते हैं। ये इसमें क्या है? संसद, और ये पूरे की पूरी सरकार की व्यवस्था है। लोकसभा यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये लोकसभा के सदस्य किसके चुने? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता का ये कंट्रोल यहाँ तक जाता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट माध्यम से। तो इसको बोल सकते हैं कि लोगों का प्रभाव सरकार पे रहता है, और उत्तरदायित्व भी की भावना होती है। अगर ये लोगों का प्रभाव न रहे तो 5 साल बाद अपना प्रभाव दिखा देंगे। इसलिए लोगों का प्रभाव ये रहता है कि अगर जनता के हिसाब से, जनता के मन से, जनता की इच्छाओं से शासन नहीं करेंगे तो 5 साल बाद ही जनता हमको उठा करके पटक देगी। ठीक है? और दूसरे नंबर पर है कि राजनीतिक व नागरिक सम्मान। यहाँ पे लिखना समानता, सम्मान नहीं, वहाँ पे समानता रहेगा। सम्मान भी हो, समानता मतलब सबको राजनीतिक तौर पे, राज्य सरकार राजनीतिक तौर पे सबको एक समान रूप से, एक समान रूप से देख रही है। कहने का मतलब ये है कि सबको एक तरीके से, राजनीतिक समानता का मतलब ये होता है कि सबको एक निश्चित अवस्था के बाद से एक वोट देने का, मत देने का अधिकार होता है। यानी कि मत देने का अधिकार सबको एक समान है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े हैं तो आपका 2 वोट माना जाएगा, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं तो 2 वोट माना जाएगा, आप उच्च में हैं, बहुत उच्च वर्ग में आते हैं तो 2 वोट माना जाएगा। नहीं, चाहे एकदम गरीब किसान हो, चाहे बहुत पूंजीपति हो, सबका वोटों का मत एक ही निकलेगा, यानी कि एक ही उनका वोट माना जाएगा। तो एक सबको समान है, यानी कि सबको राजनीतिक तौर पे समान है, और नागरिक तौर पे भी सबको सम्मान दिया जाता है। ठीक है? और राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि सभी लोग उम्मीदवार के तौर पे किसी भी पद को लेने के सक्षम हैं तो ले सकते हैं। अर्थात वोट देने की स्वतंत्रता होती है, उम्मीदवार के तौर पे चयन करने की स्वतंत्रता होती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें इस तरीके से, तो इसमें
भाषण करने की स्वतंत्रता होती है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, कहीं पर भी पूरे देश में घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये सब चीज़ें हैं नागरिक स्वतंत्रताएं। और राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब हम अपने मन पसंद की सरकार को चुन सकते हैं, हम अपने मन पसंद के उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं, या फिर हम भी वो उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो सकते हैं। ये सब चीज़ें नागरिक और मतलब सभी व्यक्तियों को दिया गया। सभी को सम्मान और गौरव, यही चीज़ है जो आर्टिकल 20 में अभी हम बताए हैं। हर एक व्यक्ति को एक सम्मानपूर्वक जीने का हक है। उनकी गौरव और मर्यादा का भी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। अर्थात आर्टिकल भारत में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 20 में भी कहा गया है कि जीवन जीने का अधिकार, यानी सम्मानपूर्वक भी जीने का अधिकार। कहने का मतलब हमको जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि हमको बेइज्जती होने करके गाली सुन करके जीवन जीने का अधिकार है। नहीं, मेरा भी सम्मान है, सबका सम्मान है, तो अपने मान सम्मान से एकदम जीने का स्वतंत्रताएँ हैं और अधिकार भी है। ये सब चीज़ें होती है। बहुमत का शासन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे देश में जो शासन व्यवस्था है, कौन शासक बनेगा, यानी सत्ता किसके हाथ में आएगी, ये जनता तय करेगी। यानी कि जनता वोट दे करके जिसको सबसे ज़्यादा वोट देगी, यानी कि बहुमत जिसका रहेगा, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे 50+ से ऊपर, 50% से ऊपर, तो उसको सरकार बनाने की इजाज़त होती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बहुमत का शासन। शक्ति विभाजन का मतलब ये होता है कि मॉन्टेस्क्यू का ये चीज़ें हैं। मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया था, अर्थात जो शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे जो शक्ति होती है, ये जो शक्ति होती है, ये शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। और शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन का मतलब ये है कि शक्तियों को, यानी कि सत्ता को विभाजित किया गया है। यानी कि जो प्रशासन करेगा उसे हम कार्यपालिका बोलेंगे, लेकिन ये प्रशासन कैसे करेगा, इसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो ये व्यवस्थापिका कानून निर्माण करके, नीति निर्माण करके कार्यपालिका को देगी, तो ये शासन करेगी। अर्थात इसका काम क्या हो जाएगा? नीतियों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। इसका काम क्या हो जाएगा? विवादों को हल करना, विवादों को हल करना, न्याय करना, ठीक है, और संविधान की रक्षा करना, कानूनों की रक्षा करना, इसकी जिम्मेदारी है। तो सबका काम अलग अलग बंट गया है, तो इसे कहेंगे शक्तियों का विभाजन। लेकिन ये ऐसा नहीं कि किसी के पास अगर एक ही के पास सारी शक्तियाँ रहेगी तो तानाशाही और मतलब तानाशाही वाली व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर शक्तियों को विभाजित रहती है तो कहीं न कहीं जनता से कंट्रोलिंग व्यवस्था रहती है, या फिर वो मनमानी नहीं कर पाता है। कानून बनाने वाली कोई और संस्था होगी, कानून बनाने वाली कोई और संस्था होगी जो जनता से संपर्क साधेगी, और इसके द्वारा ये शासन किया जाएगा, और ये इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। और इसके प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है इसको जनता चुनी है, तो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। इसलिए शक्तियों के विभाजन में, विभाजन की वजह से जनता के पास क्या हो जाती है? पावर आ जाती है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखो, न्यायपालिका को स्वतंत्रता इसलिए बनाया गया है ताकि ये इन दोनों से, इसमें भी नेता होते हैं, इसमें भी नेता होते हैं, ठीक ना, इन दोनों से ये अलग होकर के, स्वतंत्र होकर के काम करे, ताकि निष्पक्षता बना रहे। और निष्पक्षता का मतलब ये है कि यहाँ पे दलीय व्यवस्था हो जाता है। किसी राजनेता का मतलब ये भाई भतीजावाद न करे, और भाई भतीजावाद ही नहीं है, पक्ष यानी पक्षपात न करे, किसी राजनीतिक दल से संबंध न हो जाए। अगर इनसे संबंध रहेगा, जैसे ये आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं कि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, और कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसी के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये आपस में इन दोनों का संबंध है। अगर इस तरीके से इन दोनों का, इन सबका भी अगर संबंध रहता तो कहीं न कहीं इनके द्वारा इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, या फिर कहीं न कहीं ये इससे बंधे रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। तो अच्छे तरीके से निर्णय, विवादों को, या फिर कोई भी काम ये न्यायपालिका अपना कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके निष्पक्षतापूर्वक नहीं कर पाएगी, या तो दबाव में आ जाएगी, या फिर इनसे जुड़ाव रहेगा तो कहीं कहीं इनसे कंट्रोल हो सकती है, या फिर इनसे बच सकती है। इसलिए कहा गया कि ये स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र रहेंगे तो निष्पक्ष रूप से, अर्थात निष्पक्ष रूप से ये काम करेगी। ठीक, इसे हम बोलते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आगे संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है शक्तियों का
शक्तियों का सीमित, शक्तियों का सीमित, यानी शक्तियाँ, यानी शक्ति का मतलब है कि जिसके पास पावर है, जो शासक है, उसके पास कुछ सीमा होनी चाहिए, उसको जनता के द्वारा कुछ सीमा लगा दिया जाए। और सीमा कैसे लगेगा? अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार अगर शासन करता तो मनमानी होता, लेकिन अगर वहाँ पे नियम कानून बन जाए, व्यवस्थाएं बन जाए, उन व्यवस्थाएं के द्वारा अगर चलने लगे तो उसे हम बोलते हैं संविधानवाद। यानी कि लोगों के मन में ये हुआ कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश में शासन चाहे जैसा भी प्रकार हो, अगर उनके अंदर ये होना, एक ही भावनाएं अगर आ रही है कि नहीं, एक सीमित रूप में शासन किया जाना चाहिए, जो शासक है वो हमारे द्वारा सीमा लगाना चाहिए, या फिर एक नियम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं के द्वारा उनका शासन चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे संविधानवाद। अगर इस तरीके से भावनाएं आ रही हैं, विचार आ रहे हैं, तो उसको हम संविधानवाद बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण और दोष, अर्थात जो ये लिबरल डेमोक्रेसी है, ये है, तो इसके गुण और दोष पढ़ेंगे। मेरिट्स एक तरफ रहेगा, एक तरफ डिमेरिट्स, अर्थात इसको दोष, और यहाँ पे हो जाएगा गुण। भावना होती है यहाँ पे जन कल्याण की भावना, सर्वाधिक कार्यकुशल, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन होता है इन लोगों का। ये डेमोक्रेसी वाली सिस्टम जो होती है, जनता का इसमें नैतिक, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अयोग्यता की पूजा होती है, निर्बल। अब देखिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी गुण क्या क्या है, ये जन कल्याण की भावना होती है। अभी जितने भी हम इसके बारे में लोकतंत्र के बारे में बताए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें निहित है। जैसे जन कल्याण की भावना, यानी कि जो शासक होते हैं वो जनता के कल्याण के तरह, जनता के कल्याण के लिए तरह तरह से काम करते रहते हैं। अगर जनता का कल्याण नहीं करेंगे तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, या 5 साल बाद हटा दिए जाएंगे। इनकी इसी के लिए डेमोक्रेसी ऐसे शासन व्यवस्था में जनता के लिए कल्याण की भावनाएँ होती है। और सर्वाधिक कुशल शासन होता है, नैतिक उत्थान होता है, इसमें जनता का नैतिक उत्थान होता है, और देशभक्ति का स्रोत होती है, क्रांति से सुरक्षा। यानी कि जब अगर शासक जनता के हित में काम नहीं करेगी, जनता के कल्याण नहीं करेगी, तो क्रांति की संभावना हो सकती है। लेकिन जब लोकप्रिय शासन है, जनता के हित में शासन है, जनता की इच्छा के अनुसार अगर शासन चल रहा है, तो वहाँ पर क्रांतियाँ, देश के अंदर क्रांतियाँ नहीं होती हैं। ये विश्व शांति का समर्थक भी होता है, क्योंकि जब जनता की इच्छा के अनुसार होता है तो जनता शांति ही चाहती है। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ दोष होते हैं, यानी कि अयोग्यता की पूजा होती है। यानी जनता की इच्छा के अनुसार शासक अगर चुने जाएंगे तो कभी कभी जनता भ्रम में आ जाती है, किसी अच्छे उम्मीदवार को चुनाव करना नहीं हो पाता है। जैसे पैसे लेकर के चुनाव वगैरह कर लेती हैं, शासक को चुन लेती है, या फिर शासक लोग जनता को मतभ्रष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अयोग्य शासक कभी कभी चले जाते हैं। जो इसमें दल प्रणाली है, जैसे जितने भी राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल अपना हित देखने लगते हैं, तो अपने हित के चक्कर में कभी कभी इस तरीके से प्रभाव आ जाते हैं। इसमें इसको भ्रष्ट शासन व्यवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोग जानते हैं धन और समय का अपव्यय, यानी कि इसमें अनेकों बार इतना चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव तो केंद्र में चुनाव तो स्थानीय स्तर पर चुनाव, तो चुनाव के समय में इतना धन समय बर्बाद होता है, और जनता का और सरकार का कम्युनिकेशन बनाने में भी तमाम समय लग जाते हैं संसद में। तो इस तरीके से धन और समय की भी बर्बादी होती है। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोगों को एक समानता से देखा जाता है, जो कि एक भ्रम है। वास्तविकता में देखा जाए तो जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, यही हमेशा पैसे के बल पे बने रहते हैं और वो एक सम्मान प्राप्त किए रहते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक समानता एक तरीके से भ्रम साबित हो जाती है। अनुत्तरदायी शासन होता है, मतदाताओं की उदासीनता,
इसमें कभी कभी अगर अच्छे शासक न चुन पाए और सरकार भ्रष्ट हो जाए, सरकार मनमानी करने लगे और कभी कभी वो जो पावर मिला जनता के पास, वो जनता का पावर सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे मतदाताओं की उदासीनता भी आ जाती है। तो इतने इसमें दोष हैं और इतने गुण हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में एक